नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 3 का इकाई 6 सूखा बरगद, जिसमें मध्य वर्गीय मुस्लिम समाज की मानसिकता, इस बारे में देखेंगे। तो आप जानते हैं कि इससे पहले के इकाई में इकाई 1, 2 और 3, जिसमें हम लोग गोदान और किसानों के समस्या के बारे में देखे, वैसे ही इकाई 4 और 5 में धरती धन न अपना, जिसमें दलित समस्याओं के बारे में देखे। और अब जो हम लोग देख रहे हैं इकाई 6 और इसके बाद है इकाई 7, ये दोनों ही सूखा बरगद नामक उपन्यास का टॉपिक है। और इसमें हम लोग जो मध्य वर्गीय मुस्लिम समाज है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उसमें पुराने रूढ़ियों और नए मूल्यों का द्वंद्व चलता है, किस तरह से सामाजिक आर्थिक संघर्ष निरंतर चलता है, नारियों का क्या स्थिति है, इन सारी बातों को हम लोग इन 2 इकाइयों में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सूखा बरगद जो है, ये मंजूर एहतेसाम उनका लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज के वीडियो का अगर बात करें तो आज के वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो पहला, मध्य वर्गीय अतीत मोह, रूढ़ियों एवं नए मूल्यों का द्वंद्व, मुस्लिम मध्य वर्ग में सामाजिक आर्थिक संघर्ष, मध्य वर्गीय नारी का बदलता बिंब, और इसका जो अंतिम टॉपिक है वो है सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष सोच। ठीक है, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम समाज है वो किस तरह से एक प्रकार से तो पुराने रूढ़ियों और परंपराओं से जकड़ा हुआ है ही, दूसरी ओर आर्थिक सीमाओं के दबाव को भी झेल रहा है, आर्थिक समस्याओं को भी झेल रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि अल्पसंख्यक समाज का जो अतीत के प्रति मोह है ना, कि हमारा अतीत ही बहुत अच्छा था, तो वो किस तरह से आर्थिक प्रगति को इन लोगों का रोक रहा है। और आर्थिक प्रगति रुकने के बाद भी इन मुस्लिम समाज का अपने अतीत के प्रति इतना मोह क्यों है ना। साथ ही ये देखेंगे जो शिक्षा का समस्या आ रहा है ना, नारी शिक्षा का जहाँ तक बात आ रहा है, तो इसमें इतना समस्या क्यों आ रहा है और इसमें अभी नया नया क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि उदारवाद और आदर्श में विश्वास करने वाले जो पीढ़ी है ना, जो मनुष्य को हिंदू मुस्लिम ना सोचकर इंसान के रूप में देखता है, नहीं तो वैसे लोग किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 देखेंगे, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास भी है और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है ना। अगर क्या करें, इसके पात्रों का बात करें तो आप कुछ पात्रों को पहले जान लीजिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो इसमें इस उपन्यास को मुख्यतः रसीदा, है ना, रसीदा के नाम से ही इसको बढ़ाया गया है, अर्थात उसी के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, है ना। तो रसीदा, जिनके पिताजी का नाम है, उनको ऐसे अब्बू अब्बू ही कहा गया है ना, नाम नहीं दिया गया। तो रसीदा के पिताजी को अब्बू बोलेंगे, रसीदा के मम्मी को अम्मी बोलेंगे, है ना। रसीदा का भाई है जिसका नाम है सुहेल, है ना। सुहेल का एक मित्र है विजय, है ना। विजय का दोस्ती आगे रसीदा से भी हो जाता है ना, और थोड़ा सा वो दोस्ती आगे भी बढ़ जाता है। तो ये देखेंगे। वैसे ही परवेज नामक एक कैरेक्टर है ना, जो क्या करता है, ये भी आधुनिक सोच वाला है, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा भी रखता है, लेकिन अंततः क्या करता है, ये अपने देश से ही पलायन कर जाता है ना। वैसे ही एक कैरेक्टर आएगा असगर साहब, है ना। असगर साहब जिसको क्या है, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना है ना। माने उनका इच्छा है कि इंसान इंसान ना बना रहे, हमेशा ये हिंदू मुस्लिम ये सब में बंटकर ही रहे और इन लोगों को अपना फायदा लगातार होते जाए, है ना। इसके अलावा भी कई पात्र हैं, जैसे फूफू का नाम भी आता है ना। जो फूफू हैं ये क्या करती है, ये विधवा है ना,
और दिन रात क्या करती है, इबादत करने में ही इसका समय बीतता है। ठीक है, तो ये बात है। अगर देखें कि ये कब का है, किस समय का लिखा गया है, तो बोला जा सकता है कि जब विभाजन हो गया है ना, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और विभाजन के बाद जो मुस्लिम भारत में रह गए है ना, तो ये मुख्यतः उन्हीं क्या है, शिक्षित मध्य वर्गीय मुसलमानों की मानसिकता का बयान इस सूखा बरगद के कथ्य का एक अहम पक्ष है। ठीक है, बताया जा रहा है कि चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समुदाय, उसमें मध्य वर्ग का एक खास स्थान होता है ना। 3 तरह के वर्ग का हम लोग बात करते हैं। एक उच्च वर्ग, बहुत अमीर लोग है ना, निम्न वर्ग में गरीब लोग, और ये मध्य वर्ग में जो क्या है, बीच का है ना। और विशेषतः पढ़ा लिखा मध्य वर्ग समाज की उन्नति, बौद्धिक विकास और परिवर्तन में प्राय नेतृत्व करता है ना। इनका संख्या भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे दयनीय स्थिति भी इसी मध्य वर्ग का ही होता है ना। एक जगह बहुत अच्छे से कहा गया है कि सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग की हैसियत त्रिशंकु के जैसा मानी जाती है ना। त्रिशंकु एक पौराणिक पात्र है जो जीवित ही स्वर्ग जाना चाहता था ना, लेकिन हुआ क्या कि वो स्वर्ग और धरती के बीच लटका रह गया। काहे कि उस समय ये नियम माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ठीक है, तो ठीक वही हालत है मध्य वर्ग का। बड़ा बड़ा सपना तो है, लेकिन उन सपनाओं को पूरा करने का समर्थ नहीं है ना। उसमें उच्च वर्ग का अहंकार और अभिजात्य क्या है, उसे स्वीकार नहीं करता। हाँ, और निम्न वर्ग से तो वो कट ही चुका है ना। ठीक है, तो इस तरह से ना उच्च वर्ग उसे स्वीकारता है और ना ही निम्न वर्ग को लगता है कि ये अब हमारे जैसे रह गया है। अर्थात क्या है, मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये त्रिशंकु वाला ही स्थिति है, बीच में लटकने वाला स्थिति है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपने जड़ों से ही क्या हो चुका है, उखड़ चुका है। ठीक है, अब इसमें सूखा बरगद में मंजूर एहतेशाम जो इसके राइटर हैं है ना, तो शिक्षित मुस्लिम परिवार को केंद्र में रखा है ना। जैसे बताया इसमें अब्बू है ना, अब्बू अम्मी का नाम आ रहा है, उसी का बेटा बेटी का नाम आ रहा है, रसीदा और सुहेल है ना। ये उदार विचारों वाले हैं है ना। उदार विचारों के अब्बू और परंपरा प्रिय अम्मी के वैचारिक संघर्ष और उससे उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाइयों के बीच बच्चों रसीदा और सुहेल की परवरिश होती है। अर्थात जो अब्बू थे वे आधुनिक विचार वाले थे और मम्मी जो है वो परंपरागत विचारों में विश्वास करने वाली, और इन दोनों के वैचारिक संघर्ष के बीच में ही ये दोनों बच्चों का परवरिश होता है। एक और माँ से प्राप्त संस्कार है जो समाज में रूढ़ियों के रूप में प्रचलित है। दूसरी ओर अब्बू के माध्यम से नए सोच, नए जमाने की हवा है जो बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास को सही दिशा देते हैं। उपन्यास की कहानी रसीदा के अवलोकन बिंदु से ही कही गई है, इस बात को मैं पहले भी कहा है ना। उसमें परिवार के 2 तरह के मूल्यों के बीच में झूलते रहने और फिर अपना रास्ता चुन लेने का साहस है, और वो बदलते हुए ज़माने की अपने पैरों पर खड़ी होने की हैसियत भी दिखाई देती है। कहीं कि हम लोग आगे देखते हैं कि रसीदा जो है ये क्या है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके आकाशवाणी में नौकरी तक करने की हिम्मत करती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि नारी शिक्षा में आए परिवर्तन को भी दिखाया गया है ना। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सबको हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। तो पहला अगर देखें, मध्य वर्गीय अतीत मोह। ठीक है, इसको शॉर्टकट में समझते हैं। अतीत तो आप समझ रहे हैं, पुरानी बातें है ना। तो पुराना खानदान है ना, अपना क्या है, पूर्वज है ना, और उस सब का कुलीनता, उस सब का क्या है कि किस तरह से लोग अमीर थे है ना, यही बात को पकड़ के रखे हैं। ठीक है, मुस्लिम समाज में एक और बात है,
वो क्या है, अपने रक्त की शुद्धता का आग्रह भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो गया, अपनी कुलीनता का दंभ, अपने रक्त की शुद्धता का आग्रह। ठीक है, ये बड़ी विडंबना है। ये सिर्फ मुस्लिमों में ही नहीं, दूसरे में भी, लेकिन मुस्लिम में थोड़ा सा बढ़ चढ़कर है इस बात को कहा गया है। ठीक है, अर्थात हमारे पुराने समय में जो लोग थे वो कितने समृद्ध थे, है ना, इसी को बार बार कहा जाता है ना। ठीक है, एक उदाहरण से ये बहुत अच्छा से स्पष्ट होगा, है ना। रशीदा सुहेल की मम्मी अपने पिता के बारे में जब बात करती है तो उसका चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठता है। वे बड़े फक्र से बताती है कि उनके पिता नवाब महल के बावर्ची खाने के मुहतमीम थे। ठीक है, ये बताते हैं, बड़े फक्र से बताती हैं कैसा था, है ना। लेकिन नई पीढ़ी का प्रतिनिधि करने वाला ये सुहेल, मन उसका ही बेटा, मजाक उड़ाता है कि अरे साफ साफ कहिए ना कि महल पर बावर्ची थे, खाना पकाते थे। वैसे ही मम्मी के साथ बातचीत में अब्बू तब और अब के फर्क को आसानी से कह सकते हैं, है ना। अब्बू थोड़ा सा आधुनिक सोच वाले थे, है ना, तो वो कहते हैं हमारे बाप तो सवार थे रियासत में। फिर से वही बात कि सवार, है ना, नया शब्द है ना। आज उन्हें कोई सिपाही कहे तो क्या गलत है ना। सवार सुनकर ये मालूम होता है जैसे कोई बड़ी अफलातूनी चीज़ हो, हाँ, और सिपाही कहने से खाकी में लाठी थामे सड़कों पर मारा फिरता बदहाल इंसान आँखों में घूम जाता है ना। वैसे ही मुहतमीम बावर्ची खाना कह लो या सिर्फ बावर्ची, क्या फ़र्क पड़ता है। अब्बू जैसे आधुनिक विचारों के व्यक्तियों को फर्क भले ही नहीं पड़ता हो, लेकिन अतीत के व्यामोह में फंसे अपनी हीनता ग्रंथि को कुलीनता के दंभ से ढकने में पूरा मध्य वर्ग आज भी जुटा हुआ है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हुआ कि किस तरह से पुराने बातों को अभी भी बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है ना। वैसे ही सुहेल के मित्र विजय और रशीदा की बातचीत में इस महत्वपूर्ण सत्य को कहा गया है कि मध्य वर्गीय स्थिति यदि सामंती सोच से थोड़ा हटता है तो प्राचीन परंपरा और संस्कृति के गुणगान में लग जाता है। अर्थात एक के चंगुल से छूटा तो फिर दूसरा में फंसा, है ना। विजय का कथन है कि हिंदुस्तान की संस्कृति पर गर्व होना तो अनुचित नहीं है, हाँ, लेकिन ये कहती है, रशीदा कहती है कि क्या बस उसी का कसीदा पढ़ते रहना काफ़ी है। तुम नहीं समझते कि ये संस्कृति जैसे शब्द अगर डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो देश के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अर्थात क्या है कि हम लोग खाली पुराने बातों को ही रटते रहें तो ये ज़्यादा क्या नहीं है, फ़ायदा नहीं है, ऐसा रशीदा का कहना है। वो कहती है कि सारे लोग पास्ट से नाता तोड़कर ऐसी चीज़ को अपनाए जो आज के इंसान के दिमाग को ज़्यादा करीब हो। ठीक है। दरअसल अतीत गौरव जब पात्र या वर्ग की मनोरोग बन जाता है तब अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती है। सांप्रदायिक विद्वेष, उग्रवाद आदि इसी से जन्मते हैं। व्यक्ति के पैर तो 20वीं सदी में होते हैं लेकिन दिमाग 14वीं 15वीं सदी में ही कैद रहता है ना। तो मध्य वर्ग का आचरण और कथनी में फर्क होने का भी क्या है, यही कारण है। रशीदा का सोचना सही भी है कि मध्य वर्गीय परवरिश इस प्रकार से होती है कि वो सोचने और जीने में हमेशा एक दरार या फिर खाई बनाए रखती है ना। अर्थात हम लोग सोचते कुछ हैं और जीते कुछ और तरीके से हैं, है ना। इसीलिए कहा जाए कि देखा जाए तो हमें पाला पोसा भी इसी तरह से जाता है कि हम सोचे एक ढंग से और बोले और जिए दूसरे ढंग से। क्या मतलब है उन बड़े बड़े लेखकों और पुस्तकों को पढ़ने से, है ना। हम पढ़ते समय उन लोगों के बारे में समझते हैं, है ना, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है तो फिर क्या करते हैं, हमारी जो वही अतीत के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं,
माने पालन करते हैं, अमल करते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम शिवानंद बुबा को और रहते हैं ऐसे समाज में जहाँ की औरत अपने पति के लाख आग्रह के बाद भी पर्दा नहीं तोड़ पाती है ना। तो इस तरह का बात है। अतीत जीविता केवल कम पढ़े लिखे लोगों का ही मनोरोग नहीं है। सुहेल जैसे पढ़े लिखे संवेदनशील मुसलमान की स्वीकारोक्ति है कि हम लोग बीते हुए को याद करके मातम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि जो शिक्षित वर्ग भी है ये भी इससे पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी उदाहरण बहुत अच्छा है। मध्य वर्ग दुनिया की दूसरी सैकड़ों बुराइयों को बर्दाश्त कर सकता है ना, उनकी और आंखें भी मूंद सकता है, लेकिन एक बुराई ऐसी है जिसे वो कबूल करने की कोशिश में लाख चाह कर भी कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, और क्या है देखिए, चोर, कातिल, बेईमान आदि काफ़ी हद तक खंदा पेशानी से कबूल, एक सीमा से नीचे गरीबी पसंद नहीं, है ना। अर्थात जब अतीत का वर्णन करते हैं तो कुछ भी स्थिति हो, लेकिन कि हमारे जो पूर्वज थे वो गरीब थे, है ना, ये बात नहीं पता, या ये बात किसी को मंजूर नहीं, है ना। देखिए ना, यही वजह है कि आज खानदान का नाम लेते समय दूर दराज के ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोगों की गणना होती है। खून के हिसाब से बेहद करीब रिश्तेदार जो गरीब थे उसको खानदान के बाहर गिना जाता है ना। अर्थात यहाँ पर भी क्या हुआ, वही पैसा वाला ही सोच आया। ये सोच और इस सोच को व्यवहारिक रूप मध्यवर्गीय दोगलेपन का एक जीता जागता प्रमाण है, और मुस्लिम समाज के लिए तो ये और भी चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ जाति और वर्ग आधारित विभाजन तो ऐसे नॉर्मली मान्य नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये आर्थिक संपन्नता और विपन्नता वाला दर्जा तो जरूर ही है ना। ठीक है, यही कारण है कि अब्बू कहते हैं कि जब क्या है उन लोगों का स्थिति क्या था, अच्छा था, है ना। जब उन लोगों का स्थिति अच्छा था तो लोग क्या थे, ज़्यादा आते जाते थे, ज़्यादा मिलते थे, है ना, ज़्यादा रिश्ता रखते थे। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आर्थिक स्थिति खराब होता है तो लोग उनसे क्या करने होते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। ये मुख्यतः कई प्रकार की जटिलताओं और अंतर विरोधों को भी जन्म देता है। अर्थात अतीत के प्रति जो हमारा मोह है या फिर व्यर्थ का दिखावा है ना, वो क्या करता है, कई तरह के समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, जैसे कुलीनता और रक्त की शुद्धता का दम्भ मुस्लिम वर्ग में एक गौरव की वस्तु है, लेकिन गरीबी की स्थिति में खानदानी जुड़ाव संकट में पड़ जाता है। गरीब रिश्तेदार हाशिए पर चले जाते हैं, जैसा कि सूखा बरगद में अब्बू के परिवार के साथ हुआ, है ना। जब संपन्न थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही स्थिति में विपन्नता आई तो सारा स्थिति बदल गया, है ना। पढ़ा लिखा मुसलमान मध्य वर्गीय इस मनोवृत्ति से उभरने की कोशिश में है ना। अब्बू, परवेज, रसीदा, सुहेल आदि पात्रों का आत्मसंघर्ष इस संदर्भ में दर्शनीय है ना। ये सभी प्रगतिशील विचारों की रोशनी में नए रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, जो कि क्या है, एक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। अब जो हम लोग अगला टॉपिक का बात करेंगे तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या कि रूढ़ियों और नए मूल्यों का द्वंद्व, है ना। अर्थात जो मुस्लिम समाज में जो कुछ पुराने रूढ़ियाँ हैं, है ना, और उसमें किस तरह का बदलाव आ रहा है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कहा जाता है कि फ़ोटो खिंचवाना क्या था, मना था, तो क्या ये अभी के समय में भी ये संभव है, या लोग क्या अभी भी उसको मानते हैं। वैसे ही औरतों का मस्जिद जाना, है ना, मना था, तो क्या अभी क्या परिस्थिति है। हाँ, परंपरागत पोशाक के बारे में, है ना, उन लोगों का जो विशेष तरह का पोशाक है उसमें क्या परंपरागत रूढ़िगत सोचता है, क्या चेंज है ना। नमाज और रोज़ा के बारे में क्या बदलाव आ रहा है लोगों के सोच में, है ना। लड़कियों के शिक्षा के बारे में
क्या सुधार आ रहा है ना, कि पुराने रूढ़ियों में है ना। वैसे ही सेक्स की जानकारी है ना, ये किस तरह से लोगों को दी जाती है, औरतों को विशेषकर लड़कियों को किस तरह से दी जाती है, या फिर उसमें मनाही है। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो जो रूढ़ी है और नए मूल्य का द्वंद्व है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दीनी तालीम देने वाली फफू तस्वीरों के बारे में पुराना नज़रिया किस तरह से व्यक्त करती हैं। देखिए, वो कहती है कि ये सब गुनहगार है जो क्या करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, है ना, और घर में जो तस्वीरें लगाते हैं उसका घर तो जहन्नुम है ना। लेकिन जो अब्बू आधुनिक विचार वाले हैं तो वे कहते हैं क्या कि अरे मुस्लिम के लिए तो सबसे धर्म का जो काम है वो है क्या है, हज यात्रा, है ना। और आप जानते ही हैं कि हज यात्रा के लिए तो पासपोर्ट बनवानी पड़ती है, और पासपोर्ट बनवाने के लिए उसमें क्या है, फ़ोटो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या मुस्लिम को हज यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह का बातें लाता है जो क्या करता है, रूढ़ियों और नए परंपराओं के द्वंद्व को दिखाता है। ठीक है, वैसे ही अल्लाह और रसूल के हवाले से औरतों के मस्जिद में जाने की मनाही का उल्लेख भी इस उपन्यास में किया है ना। सामान्यतः ये कहा जाता है कि औरतें मस्जिद नहीं जाती है, लेकिन ये फफू है ना, जो स्वयं मस्जिद भी जाती है और कोई इस पर ध्यान नहीं देता है ना। मुसलमानों की नई और पढ़ी लिखी पीढ़ी नमाज और रोज़े को लेकर भी उतनी पाबंद और सचेत नहीं है ना। जैसे अब्बू का ही बात किया जाए तो अब्बू इंसान को ही सबसे बड़ा खुदा मानते हैं, है ना। और परवेज पर तो मार्क्सवादी विचारधारा का असर है ना। जहाँ परिवार में स्त्रियां धार्मिक है, रूढ़ियों की कायल है, तो पुरुष अपेक्षाकृत आधुनिक ख्यालों के हैं। यहाँ एक वैचारिक सांस्कृतिक तनाव बना रहता है ना। ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चों को बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे किसके साथ हुआ, ये सुहेल और रसीदा के साथ हुआ, है ना। अर्थात जैसे मम्मी है वो चाहती है कि दीनी तालीम दी जाए, है ना, धर्म का शिक्षा दिया जाए, और उनके पापा जो अब्बू वो चाहते हैं कि नहीं, आधुनिक शिक्षा दिया जाए, है ना। तो इस तरह के द्वंद्व क्या है, होते रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि सभी घर में सिर्फ पुरुष ही आधुनिक नहीं होते, बहुत सारा ऐसे हैं कि स्त्रियां भी आधुनिक होती है, और वहाँ पे क्या है, जो पुरुष हैं यही पुराने सोच को लेके जीते हैं, है ना। ऐसा उदाहरण भी क्या है, बहुत बार मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने अब्बू को कभी बचपन में नमाज पढ़ते या मस्जिद में जाते नहीं देखा। ये किनका कहना है, रसीदा कह रही है ना। नमाज की खासी पाबंद थी, सारे खानदान क्या है, जुदा अब्बू आमतौर पर शेरवानी के बजाय क्या है, कमीज पैंट या कोट पहनते थे, है ना। मतलब सारे लोग एक तरफ और अब्बू एक तरफ, है ना। ये अपना ही अलग ड्रेस पहन लेते थे, है ना, नमाज के लिए भी नहीं जाते थे। कहा जा सकता है कि अब्बू रूढ़िवादी मुस्लिम मध्य वर्ग की हदों को फलांग कर नए जमाने से कदम मिलाने वाले व्यक्ति थे। दूसरे, वे व्यक्ति मात्र न होकर एक प्रतीक भी हैं, उन लोगों के प्रतीक जो संख्या में कम हैं लेकिन रूढ़ियों को झटकने की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। ठीक है, ऐसा भी है कि इस परिवर्तन को सिर्फ माने पुरुष ही नहीं महसूस कर रहे थे, है ना। कुछ औरतें भी इसका उदाहरण स्वरूप है, जैसे रसीदा के छोटे मामू, है ना। अब वो खुद ज़्यादा रूढ़िवादी थे, और जो मुमानी थे वो क्या थे, बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के पक्ष में थे। ठीक है, और मामू विरोध में थे, है ना। वैसे ही ये मामू ही थे जो रसीदा और सुहेल को भी क्या है कि वैसे ही स्कूलों में भेजने से बहुत मना करते थे, है ना। लेकिन जो हो, ये लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ी, है ना। ये भी बात है कि बुर्का का जहाँ तक बात आता है, तो जो अभी आधुनिक लड़कियां हैं तो बताया जाता है कि बुर्का सिर्फ क्या है, खानदान में एक दूसरे के घर जाने आने के लिए यूज़ करती है, लेकिन अगर नॉर्मली उसको बाहर जाना होता है तो बहुत जगह क्या है, वो बेपर्दा ही घूम फिर रही है। लेखक ये कहते हैं
कि ये बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है ना। ये कहा जा सकता है कि ये कथित मजहबी हिदायतों और कायदों की उपेक्षा करके ये अस्तित्व में आया है ना। अर्थात ये छोटा मोटा चेंज नहीं है ना, ये बड़ा सड़ा चेंज है। ठीक है, वैसे ही अगर धार्मिक विश्वास का बात किया जाए तो मुस्लिमों में साधारणतः क्या होता है कि सूअर का मांस निषिद्ध है, साधारणतः नहीं है ना, कड़े तौर पर ये क्या है, निषिद्ध है। जैसे हिंदुओं में गाय का मांस निषिद्ध है। ठीक है, अब अब्बू जो थे ये तो कुछ अलग करने वाले थे ही, है ना। तो जब दोस्तों ने एक बार उत्तेजित किया तो अब्बू क्या है, सूअर की मांस की एक बोटी खा लेते हैं, है ना, क्योंकि धार्मिक वर्चना उन्हें मान्य नहीं थी, है ना। अर्थात जो पुरानी परंपरा है, जो रूढ़ी है, ये क्या है, उनके विरोध करने वाले ही थे, हमेशा ही करते थे, बस खा लिए। लेकिन उनका ये दुस्साहस उन्हें अपने खानदान से काट देता है। अब्बू इस मामले में कोई छद्म नहीं पालते हैं और केवल चिढ़ाने या चौंकाने के लिए ही क्या है, सूअर खाने का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। सुहेल को अब्बू के सूअर खाने की बात असगर साहब ने बताई थी, क्योंकि असगर साहब जैसे ही व्यक्ति को ये कभी बर्दाश्त नहीं था। वो इसे इस्लाम विरोधी कृत्य ही नहीं समझते, बल्कि इस आधार पर राजनीति भी करना चाहते हैं। ठीक है, अर्थात ये धर्म के लिए विरोधी है, ये तो ठीक है, धर्म का बात है। लेकिन जो असगर साहब है, इसको तो क्या करना था, धर्म के नाम में राजनीति करना था। ठीक है, सुहेल जब से इनके साथ संबंध रखने रखा था, वो भी उनके इस तर्क से सहमत होता है। इस संदर्भ में इसलिए भी क्या है, गौरतलब है कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर देश के विभाजन के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कई साक्ष्य है कि वे सूअर का मांस बेहिजक खाते थे, लेकिन उनको सार्वजनिक करने से बचते थे। ठीक है, तो जो भी है, असगर साहब की राजनीति एक जाति विशेष की विरोधी ही नहीं, अपनी सोच में मानव विरोधी है। सुहेल के मन पर पड़े इस प्रभाव को दूर करना अब्बू जरूरी समझते हैं। आने वाली सुहेल की पीढ़ी को वे अधिक उदारवादी और वैज्ञानिक सोच वाली देखना चाहते हैं। सुहेल को इस बात के संदर्भ में वे कहते हैं कि जब दो हिंदू एक दूसरे से लड़ते हैं या फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ते हैं, ठीक है, तो ये असगर साहब जैसे नेताओं को कोई दुख नहीं होता है ना। भले ही लोग लड़के मर भी जाए, लेकिन ज़्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन अगर एक हिंदू और मुसलमान में तू में हो जाए, तो फिर उनके पीछे सियासत ही सियासत नज़र आती है। अर्थात क्या है कि ये धर्म के नाम में राजनीति करते हैं, है ना। तो असगर साहब जैसे लोग हैं, है ना, कि जो चाहते हैं कि आदमी कभी इंसान बने ही नहीं, है ना, वो यही कोशिश करते हैं कि आदमी हिंदू या मुसलमान ही बना रहे, आदमी कभी आदमी रहे ही नहीं। मंजू रहते सामने अब्बू के चरित्र द्वारा हिंदू मुस्लिम समस्याओं को बहुत गहराई से समझाने का प्रयास किया है। आमतौर पर इस समस्या को बड़े ही सतही रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस समस्या की जड़ें बहुत गहरे तक पहुंची हुई है। धर्म को इस समस्या का केंद्र बनाया जाता है। हमेशा एक धर्म का अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का जी तोड़ कोशिश में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का लगातार प्रयत्न करना इनके मूल कारणों में शामिल है। अर्थात मैं जिस धर्म को पालन करता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा है, ये बात सही है। लेकिन मेरा धर्म सबसे अच्छा है और तुम्हारा धर्म सबसे निकृष्ट है, ये क्या है, गलत भाव है, गलत भावना है, ऐसा उपन्यासकार कहना चाहते हैं, है ना। धर्म का शोषण की संगठित संस्था के रूप में इस्तेमाल करने वाले तत्वों की ओर भी संकेत करते हुए अब्बू कहते हैं कि मजहब इनके लिए एक खास रब की इबादत करना या खास तरह जिंदा रहना नहीं, सबसे पहले तो ये एक धंधा है। धर्म के इस व्यवसायीकरण के कारण ही हिंदू मुसलमान समस्या को शासन द्वारा कायम रखने की कोशिश की जाती है। अर्थात ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं,
बस वो तो चाहते हैं कि लोग क्या है, इस धर्म के चक्कर में पड़े रहें और हम लोग अपना रोटियां सेकते रहें। ठीक है। वहीं जब परिवर्तन का बात आ रहा है कि रूढ़िवादी सोच और आधुनिक सोच में, तो एक सेक्स का ज्ञान के बारे में भी एक समस्या आता है ना, जो किशोरों और युवक युवतियों के क्या है, सेक्स का ज्ञान का भी एक समस्या है ना। वे सेक्स को आतंक के तौर पर झेलते हैं। एक खासी उम्र तक तो रसीदा है ना, जो खुद इतनी पढ़ी लिखी है ना, तो एक खासी उम्र तक तो रसीदा यही समझती है कि बच्चे यूं ही पति पत्नी के साथ रहने से पैदा हो जाते हैं, इसके लिए पति पत्नी के शारीरिक संबंध की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। वैसे ही विजय के साथ जब उसका एक बार क्या हो जाता है, सहवास हो जाता है ना, जब सेक्स कर लेती है, तो स्वयं विजय कुछ महसूसते हैं। अपराध भाव को जिस तरह भोगते हैं वो मध्यवर्गीय नैतिक सोच का ही एक अंग है। रसीदा को तो ऐसा लगता है कि एक ऐसी भूल है जिसका कोई प्रायश्चित संभव ही नहीं है ना। तो ये क्या है, पुराना सोच था ही, है ना, जो हमारा परंपरागत सोच है वो तो है ही, लेकिन शीघ्र ही वो इस घटना को स्वाभाविक घटना मानकर अपराध बोध से मुक्त हो जाती है ना। और बाद में जब विजय क्या करता है, विवाह प्रस्ताव को लाता है, तो ये उसे ठुकराती भी है ना। ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या कि कई स्तरों पर सोच में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है ना। तो इस वीडियो को और बड़ा न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी इकाई का जो पार्ट बच गया है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।